रहे थे किस तरीके से नक्सलियों ने कायराना करतूत की, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर 10 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है इन 20 सीटों में से, और लोग पहुंच रहे हैं, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से 10 सीटों पर वहां पर वोट डालने शुरू हो गए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अवधेश तिवारी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी, वोटिंग शुरू हो गई है सर। 10 सीटें ऐसी जहां पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जाने लगे, तो वहीं 8 बजे से 10 सीटों पर और वोट, यानी कि 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान। ये वो 20 सीटें हैं जिसे माना जाता है कि बस्तर की 12 सीटों पर, या फिर बस्तर में जिसने कब्जा किया उसके पास सत्ता की चाबी। पिछली बार तो आपने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी, इस बार क्या हालात नजर आएंगे और क्या कहेंगे? वोट डालने शुरू हो गए सर। देखिए आदर्श जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सभी को बोलना चाहूंगा कि अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। और देखिए, आपने जो बात की, हम फिर से बस्तर समा के 12 सीटें फिर से जीतेंगे। देखिए, वो बीजेपी मुक्त था और रहेगा, क्योंकि देखिए जो हमने काम किया उस पर हमको भरोसा है। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों तक काम किया है, वहां अस्पताल खोले गए, आत्मा स्कूल खोले गए, पैसा की खरीदी हो रही है। तो लोगों की जिंदगी जो सुधार है, जो उनका स्तर बढ़ा है, वो पिछले 5 साल में आप देखिएगा। चाहे सड़कों की बात हो, अब तो केंद्र के नेता आते हैं, वो सड़क मार्ग से जाते हैं। नक्सली घटनाएं उतनी नहीं होती है जितनी पहले होती थी। तो यहाँ तक अमित शाह जी खुद आए थे, बोले थे 65% नक्सली घटनाएं कम हो गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो विकास की गाथा हमने लिखी पिछले 5 साल में। और सबसे बड़ी बात है कि अंदरूनी क्षेत्रों में, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्रों में हमने अस्पताल तक खोले हैं, जो अखबारों में खबरें छपती थी कि 35 साल बाद अस्पताल, सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे। तो ये सब काम हमने किया है, हमको भरोसा है कि विकास हमने किया। गृह मंत्री का आपने जिक्र किया, सत्य प्रकाश जी, गृह मंत्री तो इस बात का क्रेडिट भी ले गए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की वजह से राज्य में नक्सलियों की कायराना हरकतें कम हुई हैं। नक्सलियों पर हमने एक बहुत बड़ा अंकुश लगाने का काम किया। देखिए आदर्श जी, वो बात थी कि मैं किसी सीआरपीएफ के जवान हूं या दूसरे आर्मी के जवान हूं, मैं किसी शौर्य में हमारी पार्टी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती। उनकी भी हमारी सहभागिता थी, और छत्तीसगढ़ पुलिस की भी सहभागिता थी। हम उस पर राजनीति नहीं कर रहे। मगर मेरे कहने का मतलब है कि आपकी नीति और नीयत क्या है। जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा, सिर्फ गोली और बंदूकों के माध्यम से आप नक्सली को नहीं खदेड़ सकते। आपको विकास भी करके देना पड़ेगा, आपको रोजगार देना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य देना पड़ेगा। तो हमने उस स्तर पर भी काम किया। आपको रमन सिंह जी का वो बयान मालूम होगा, वरिष्ठ पत्रकार बैठे होंगे, कि केटीएस तुलसी जी जब यहाँ आए तो उनको क्या बोला था, आप तनख्वाह कर लीजिए और बैठे रहिए। तो ये हमारी नीति नियत नहीं थी। हमारी नीति नियत थी कि हमको विकास करके देना पड़ेगा वहां, वो हमने किया है। तो अमित शाह जी क्या बोलते हैं, वो राजनीतिक तौर पे उन्होंने बयानबाजी क्या करना, तो वही मैं बोल रहा हूँ। सीआरपीएफ के जवान हो या हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस, हम उस पर बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। दोनों की सहभागिता की वजह से ही हुआ ये। मगर सबसे बड़ी बात है, जो छत्तीसगढ़ सरकार, उसकी नीति नियत क्या है, तो वो नीति नियत हमने दिखाया है। हमने विकास, मुझे ऐसा कोई बयान अमित शाह का याद नहीं आता है जब सर उन्होंने किसी भी जवान के शौर्य पर सवाल खड़े किए हो। खैर, ये आपका नजरिया हो सकता है इस तरीके से कटाक्ष करने का। लेकिन अवधेश जी, छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर वोट डाले जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन सर इनमें कई ऐसी सीटों में कई ऐसे इलाके हैं जहां आजादी के बाद पहली बार वोट डाला जा रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं पहले बता दूं कि मेरा नाम अवधेश तिवारी है, अवधेश में। आजादी के बाद पहली बार वोटिंग हो रही है। ये लोकतंत्र की बड़ी विजय, और निश्चित तौर पे इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार दोनों को धन्यवाद कहना होगा और बधाई देनी होगी इस चीज के लिए। इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देनी होगी, जो मतदान कर्मी जो लगे हुए उनको भी बधाई देनी होगी। और सबसे ज्यादा बधाई देनी होगी कि बस्तर की जनता को, जिसने निकल करके, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि उन तमाम मतदान केंद्रों पे जहां पहली बार मतदान हो रहा है, वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। ये बहुत बड़े शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। दूसरी बात, बस्तर का जो इलाका है, जो वहां पे कभी कहा जाता था कि विधानसभा तुम बस्तर कब जाओगे, तो मतलब विधानसभा और लोकतंत्र और संविधान जो हमारा है, बस्तर में आके कभी एक वक्त था कि दम तोड़ देता था नक्सलवाद की वजह से। तो यह भी एक अच्छी बात है कि नक्सली घटनाओं में बहुत आशातीत कमी आई है। हाल के दिनों में जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम जगहों पे जो घोर नक्सल प्रभावित थे, वहां पे जिस तरह से शिक्षण संस्थान खुल गए, बंद पड़े 313 नक्सल विद्यालय खुल गए, और
सड़क बन गए, रास्ते बन गए, पुल बन गए, ये बहुत अच्छे संकेत है। मुझे लगता है कि अब जो भी सरकार चुन के आती है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बस्तर को मुख्यधारा में लाए, और बस ऐसा न हो कि अब जो एक बार पहले, बहुत पहले लगातार चलती थी छत्तीसगढ़ की पहचान की नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सलगढ़ है, अब वो पहचान मिटी है तो वो कायम रहे। यह बहुत जरूरी है, यह सबकी जिम्मेदारी। बिल्कुल, और सभी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, अपना वोट डालें। लेकिन सत्य प्रकाश जी, आप तमाम दावे विकास के कर लीजिए कि आपने ये किया वो किया, लेकिन आज भी बस्तर एक मुख्य समस्या से जूझ रहा है जिसका समाधान आपकी सरकार के पास में नहीं था। वो है वहां के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है सर। कई ऐसे इलाके जहां आज भी लोगों तक स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं होता है, उन्हें बूंद बूंद के लिए वो तरस जाते हैं। जिस इलाके में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी ना मिल पाए, वहां के लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, अंदाजा लगाया जा सकता है सर। देखिए आदर्श जी, ये आपने जरूर बात कही कि वहां पे विकास अभी और करना है। देखिए हमको 15 साल बाद जो छत्तीसगढ़ मिला, वो 15 साल और आगे गया हुआ छत्तीसगढ़ नहीं मिला, हमको 15 साल पीछे गया हुआ छत्तीसगढ़ मिला। मतलब मैं ये बोलूंगा कि 30 साल पीछे चला गया छत्तीसगढ़ हमको मिला। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 साल में हमने 30 साल को पूरा पाट दिया, मगर हाँ, हमने 80-85% काम किए हैं, जो अभी भी 10-15% बचे हुए हैं। जैसे मैंने बोला 30 साल बाद अगर कोई प्रदेश मिलेगा आपको और उसमें इतने गड्ढे होंगे तो 5 साल उसको नहीं पाट सकते। और एक चीज आपने पानी की बात की, वहां पे नल जल जो योजना के तहत जो वहां पे नल लगा गए, उसके बस्तर के ही पंचायतों को हमारी सरकार को पुरस्कार दिए गए केंद्र सरकार की तरफ। तो वो उस पर काम जारी है, उसको सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया। इसीलिए उस नल जल परियोजना के लिए बस्तर क्षेत्र के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया गया और स्पेशल वहां पे इंजीनियर और सब डिप्लॉयड किया गया है कि वहां पे जल्दी से जल्दी इस योजना का क्रियान्वयन हो सके। और इसी के तहत वहां के कई ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिले हैं कि जल्दी समय अवधि में वहां पे काम किए गए। जैसे मैंने बोला कि पूरा अभी हमने नहीं कर पाए, मैं भी मानता हूँ कि इतना 5 साल में नहीं कर सकते, मगर हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला 80-85% काम पूरे किए हैं, 10-15% अभी बचे हुए हैं। जो हमारी सरकार आएगी हम उस पर रुकेंगे नहीं, उस पर आगे चलते रहेंगे। तो ये हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता ही होती है, किसान हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, युवा हो, तो उस पर आदिवासियों के जीवन स्तर कैसे बेहतर, उसके लिए हमेशा काम करते रहते हैं। हमारी सरकार का सबसे बड़ी प्राथमिकता है आदिवासी और किसान, और उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसके लिए हमेशा हम प्रतिबद्ध है, उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी और बचा हुआ काम, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 100% हमने काम पूरे कर दिए, मगर हाँ, हमने 85% कर दिए। उस पर आप काम लगातार जारी है। नहीं, मुख्य समस्या का अगर हल ही ना निकले तो सर बस्तर की जनता तो जाहिर सी बात है ना, उससे सब ज्यादा परेशान है। कि वहां पे नल जल परियोजना से नल लगा चुके हैं कई ग्राम पंचायतों में। अब नल जल का जिक्र करेंगे तो हमारे साथ भूपेंद्र नाग भी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। नल जल योजना का जिक्र करेंगे तो सीधा क्रेडिट लेने के लिए बैठे हैं सर कि वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की नल जल योजना है। भूपेंद्र नाग जी, बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में बीते चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो गया था सर, और इसी बस्तर से राज्य की सत्ता का सफर तय होता है। तमाम दावे, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या ये देखेंगे कि एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा? पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? जी निश्चित ही इस बार हमको बड़ा यहाँ पे जो बदलाव जो है बस्तर में वो देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो कहना चाहिए कि जनादेश का सम्मान था, एक विधायक उस समय हमारे थे स्वर्गीय अपने मंडावी जी, लेकिन वो भी जो है इस सरकार के आने के बाद जिस प्रकार से नक्सलियों का आत्मविश्वास बढ़ा था उसके भी शिकार हो गए। और जहां तक कहना चाहिए, अभी नल जल योजना की बात कर रहे थे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जो है कि हर घर तक नल की व्यवस्था हो, इसके लिए जो प्रयास केंद्र की सरकार की ओर से हो रहा है, उसमें ब्रेकर बनने का ही एक मात्र काम जो है। सत्य प्रकाश जी, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि आप जैसे नल जल योजना का जिक्र करेंगे, भूपेंद्र नाग जी बैठे हैं उसे लपकने के लिए। मैं आदर्श में बता देता हूँ, योजना उनके उसको क्रियान्वयन कौन करेगा? राज्य सरकार कर गई ना, कि केंद्र के नेता के करते हैं या केंद्र के कोई इंजीनियर के करते हैं, क्रियान्वयन के कौन करते हैं? राज्य सरकार करती है। यही मैं बड़ा दिलचस्प है। नल जल योजना के मामले में आप क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन जब फिर बीजेपी यही सवाल पूछती है कि भाई आपने गरीबों को आवास क्यों नहीं दिया, तो फिर आप बोलते हैं कि केंद्र सरकार ही नहीं दे रही है, केंद्र की वजह से हम नहीं दे पा रहे और इसलिए हमने अलग योजना बना दी। नहीं तो केंद्र की वो भी बात मैं बता देता हूँ आपको, केंद्र को स्वीकृति देनी पड़ती है। हमने 2100 करोड़ दिए तो स्वीकृति क्यों नहीं दी पिछले 2 साल में?
अगर उन्होंने स्वीकृति दे दी, हमने 11 लाख मकान 5 साल बना दिया और इन्होंने सिर्फ 2,30,000 बनाए। ठीक है, जब से वो लॉन्च हुई थी। जवाब दीजिए भूपेंद्र दिक्कत है, क्या केंद्र कर रहा है, क्या हम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बोलिए। जो 16 लाख स्वीकृत जो आवास थे, उसके लिए फिर क्यों इस प्रकार से जो कहना चाहिए वो आवास क्यों नहीं बन पाए? उसको कहना चाहिए आप राज्य सरकार का जो कहना चाहिए उसमें जो सहयोग होना चाहिए वो उसमें क्यों प्राप्त नहीं हो पाया? उसके बाद कहना चाहिए पंचायत मंत्रालय को छोड़ने पे क्यों एक मंत्री जो है वो मजबूर हो गए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं यहाँ की जनता के लिए काम। ऐसा जो है आपकी सरकार के मंत्री ने ये कहकर छोड़ा ना वो दायित्व कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ये सरकार जो है मेरी बातों को नहीं सुन रही है, जो हमने बात कही थी उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, ये बात करके टीएस बाबा जी ने मंत्रालय छोड़ा ना। ठीक है, लेकिन ये समझना जरूर मैं चाहूंगा अवधेश जी, आवेश जी, जिस तरीके से ये हम देख रहे हैं कि लगातार चुनावी मैदान में तमाम मुद्दे उठते हुए नजर आए, लेकिन क्या फ्लोराइड युक्त पानी का जो मुद्दा सबसे ज्यादा उठना चाहिए था? बस्तर में अभी भी हम देखते हैं कि रोजगार के लिए युवक बाहर जाने को मजबूर होते हैं, कोई बड़ा उद्योग नजर नहीं आता है। क्या ऐसे मुद्दे तमाम बड़े मुद्दों के आगे दब गए इस विधानसभा चुनाव में? जी देखिए, 2-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे जो फ्लोरोसिस की समस्या है, जो कि फ्लोराइड युक्त प्रदूषित पानी की वजह से होता है, दरअसल ये भूमिगत जल की समस्या है। फ्लोराइड ऐसा नहीं है कि कोई मानव द्वारा किया गया प्रदूषण। तो फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है, दांत खराब हो जाते हैं, तमाम विकृतियां आ जाती है। और जो बस्तर का फ्लोरोसिस है उसका एकमात्र समाधान है कि आप वहां से विस्थापन करके आदिवासियों को दूसरी जगह ले जाइए, क्योंकि जो वहां का पूरा जो भौगोलिक संरचना है वहां पर आप ये नहीं कर सकते कि हर जगह आप नल पहुंचा दें। आप ये जरूर कर सकते हैं कि वहां से उनको ट्रांसफर, क्योंकि इस पर एक बड़ी कार्यनीति बनी हुई है केंद्र सरकार की, और मुझे लगता है कि उस कार्यनीति को लागू करना चाहिए। ये तात्कालिक तौर पर बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बस्तर में उद्योगों की बात जहां तक है, आप यह बताइए कि जहां पे जंगल है, जहां पे के लोग पूरी तरह से वनोपजों पर निर्भर हैं, तो वहां पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बढ़ावा देना चाहिए। टेनेक्स जैसी योजना जहां पर कि बड़े पैमाने पर महिलाएं कपड़े सिल रही हैं, या सी मार्ट जैसी योजना जहां पर कि बड़े पैमाने पर जो तमाम आदिवासी हैं अपने उत्पाद, अपने हर्बल प्रोडक्ट्स अपने द्वारा जो जंगल के प्रोड्यूस है उसके द्वारा तैयार की गई तरह तरह की सामग्री बेचते हैं, वह जरूरी है। हम क्यों चाहते हैं कि बस्तर में अडानी आए, टाटा आए, बिरला आए, अंबानी आए? दरअसल है क्या कि आदिवासी इलाकों को, भले वो देश के किसी भी राज्य में, वो वहां पर उनको वहां के संसाधनों से ही विकसित करना होगा। ये बहुत जरूरी चीज है। मैं इस बात के लिए निसंदेह भूपेश बघेल को बधाई दूंगा कि जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने नागराज के पहाड़ का एमडीओ निरस्त किया, टाटा की जो लोहरी गुड्डा की जमीन थी वह जमीन आदिवासियों को वापस लौटाई। और आप देखिएगा आज जो मतदान हो रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि टाटा की जमीन जो वापसी हुई है उस पर भी मतदान होगा। नगरनार प्लांट का जो प्राइवेटाइजेशन है उस पर भी मतदान होगा। आप बस्तर की पब्लिक को, बस्तर की जनता को यह नहीं समझना चाहिए, अगर हम शेष देश के लोग ये सोचते हैं कि वो आदिवासी हैं तो ये गलत फहमी दिमाग से निकालनी होगी। वह अपने अधिकारों के प्रति इतने सचेत है कि भाजपा को घोषणा करनी पड़ती है कि हम 5500 रुपया प्रति मानक बोरा तेंदू पत्ते का देंगे, तो कांग्रेस कहती है कि हम 6000 रुपया देंगे। कांग्रेस को यह भी कहना पड़ता है कि हम 4000 रुपया वो भी देंगे, इनपुट सब्सिडी भी देंगे साल भर में। तो दरअसल है क्या, पब्लिक जानती है और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी अब जान गई है कि बस्तर की जनता को बेवकूफ समझना, ये समझना कि वो हाशिए की जनता है, यह गलतफहमी दिमाग से निकालनी होगी। वो लोग बहुत समझदारी के साथ आज वोटिंग करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और बस्तर की जो इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है वो वहां पे सड़कों और पुलों का अभाव है। आप देखिए बरसात के वक्त में किस तरह से आधा बस्तर पूरा कट जाता है शेष राज्य से। तो इसलिए यह जरूरी है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलजुल करके वहां पे बड़े पैमाने पे सड़कों और पुलों का निर्माण शुरू कराएं। जब सड़क और पुल बनेंगे तो आपने जैसे कहा बहुत अच्छा सवाल था,
फ्लोराइड का सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। आर्सेनिक और फ्लोरोसिस जो है, आर्सेनिकोसिस और फ्लोरोसिस देश के तमाम और खास तौर से आदिवासी इलाकों, क्योंकि पता नहीं क्या ये एक है कि आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो सोनभद्र में मिलेगा, बिहार में जाएं तो जगदीशपुर में मिलेगा, और यहाँ पे आप आ रहे हैं तो बस्तर में मिलेगा। जहाँ पे आदिवासियों की घनी आबादी है वहीं पर ये समस्या है पानी की, भूमिगत जल प्रदूषण। तो इसके लिए बड़ी कार्य योजना बना करके बाकायदे रिसर्च करा के तात्कालिक तौर पर ये काम करना चाहिए। आपको बताऊं कि सिर्फ बस्तर नहीं, आज राजनांदगांव में भी चुनाव हो रहा है। हाँ। और राजनांदगांव के आसपास भी जो है फ्लोरोसिस का इलाका, फ्लोराइड के प्रदूषण का इलाका है, और वहां पे तमाम कोशिशें की गई, लेकिन होता क्या है कि फिर भी मजबूर है लोग, क्योंकि आप जाएंगे, आप निशान लगा देंगे कि भैया इस हैंडपंप का पानी प्रदूषित है, लेकिन पानी नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा। हाँ, वही राजनांदगांव पर भी चलते हैं, राजनांदगांव पर भी चलते हैं। भूपेंद्र नाथ जी, जिस तरीके से यहां से हमने देखा कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो चुनौतियां हैं, और खुद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है, उस सवाल का मैं जवाब लूंगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि यहां से 20,000 वोटों के अंतर से रमन सिंह हार रहे हैं। इस पर मैं आपके पास आऊं, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े